डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम नेगेटिव वैल्यू के साथ क्यों लेते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस चीज़ को समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब कोई भी एटम जो है वो आयोनाइज्ड स्टेट में होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब कोई भी एटम आयोनाइज स्टेट में होता है तो एनर्जी जो है उसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। कैसे? जैसे सपोज कीजिएगा ये एटम का न्यूक्लियस, ये बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, आपका सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एटम से बाहर निकाल दूं तो एटम आपका कौन सी स्टेट में आ जाएगा, आयोनाइज स्टेट में। और जब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। एटम से बाहर मीन्स इन्फिनिटी पर जब आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंसीडर करते हैं बच्चों ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कंसीडर्ड एज ज़ीरो। ठीक है कि नहीं? कब? जब आपका एटम आयोनाइज्ड स्टेट में है। आयोनाइज्ड स्टेट का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन आपने बिल्कुल बाहर कर दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो उस टाइम पर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंसीडर करते हैं क्या, ज़ीरो। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिएगा, अब हम क्या करें, ये न्यूक्लियस आपका, ठीक है कि नहीं, ये आपका ऑर्बिट है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर इस आयन के अंदर क्या करें, आपका ऐड करें, आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दोनों के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो थी, तो अगर और रिलीज होगी देन इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको लिखा रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। द एनर्जी ऑफ द एटम in the ionized state is taken as zero. आयोनाइज्ड स्टेट में हम क्या कंसीडर करते हैं, एनर्जी को ज़ीरो। और हम क्या कहेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप। और जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं इनटू द आयन, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा आयन के अंदर तो क्या होगा, अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर हो गया? अब हम कह रहे हैं कि सिंस इट वॉज ऑलरेडी ज़ीरो, क्योंकि ये पहले ही हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या कंसीडर की थी, ज़ीरो। तो अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो हेंस इट बिकम्स नेगेटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, दूर जाता है उसकी नेगेटिव एनर्जी कम होती जाती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको बता दिया एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलिएगा, अब इसके बाद हम देखते हैं यूजफुलनेस ऑफ बोहर थ्योरी। क्या मेन आपके जो इम्पोर्टेंस थी बोहर थ्योरी की, ठीक है ना बच्चे, देख लीजिएगा क्या थे। देखो, दो मेन पॉइंट थे। सबसे पहला था इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आप सबको पता है बच्चों कि रुदरफोर्ड मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है और एंड में किस में मर्ज कर जाता है, न्यूक्लियस में। कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग, रुदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल। लेकिन आपको पता है कि बोहर ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है।
अकॉर्डिंग टू बोहर क्या, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, एज लॉन्ग एज इट स्टे इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इट स्टेज इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता है बेटा, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। तो देखो ये न्यूक्लियस, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये n इक्वल टू आपका 1 हो गया, ये n इक्वल टू आपका क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, अकॉर्डिंग टू बोहर। ठीक है कि नहीं? तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो फिक्स है तो एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस में मर्ज करने के चांसेस नहीं है। तो इट मीन्स एटम आपका क्या है, स्टेबल। तो रुदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को कौन दूर करता है, आपका बोहर्स मॉडल। क्या कहता है कि एटम आपका स्टेबल है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में आपका घूमता है उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका आपका यूजफुलनेस थी बोहर थ्योरी की, जो सेकंड था वो था it explains the line spectrum of hydrogen, line spectrum of hydrogen। कैसे एक्सप्लेन करता है ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को? आपको पता है बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है तो ना तो एनर्जी को लूज करता है और ना ही गेन करता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर हम क्या करते हैं, when an atom is subjected to, when an atom is subjected to, किसको सब्जेक्ट करें हम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है आपकी, पता है, एनर्जी। ठीक है ना? एन इलेक्ट्रॉन, when an atom is subjected to electric discharge or high temperature, an electron can jump from कहाँ से जंप कर सकता है, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया ना बच्चों? और जब आपका लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर आपको पता है बहुत देर आपका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, सिंस द lifetime of electron in excited state is short, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा, it returns to some lower energy level, तो ये किसी नीचे के लेवल में वापस आता है, some lower energy level। क्लियर हो गया कि नहीं? इवन मतलब ग्राउंड स्टेट तक भी आ सकता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है, ठीक है कि नहीं, तो एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। समझ गए कि नहीं? एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और कितनी आपकी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा तो आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने में से क्या करेगा, इमिटेट करेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन इमिटेड, जो लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में अपीयर होती है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन, क्या कहेंगे हम, वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन इमिटेड, जो फिर ये लाइट इमिट करता है अपने में से। ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ ईच फोटोन इमिटेड इज appear in a line in the स्पेक्ट्रम। ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से हमें ऑब्टेन होता है लाइन स्पेक्ट्रम, किसका बच्चों, हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ली, लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप किए, जब हायर लेवल से वापस लौटते हैं ग्राउंड लेवल की तरफ, क्योंकि उनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपके जो है हायर लेवल में, तो जब लौटते हैं तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और जो अपीयर होती है लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। ठीक है, जो अपीयर होती है लाइन के फॉर्म में इन द स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया बेटा? जब पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये इमिट करते हैं वो अपीयर होती है लाइन के फॉर्म में इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर? आपने देखा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन होती हैं बच्चों। क्लियर हो गया? चलेगा, अब हम जरा पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम,
ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका पहला लिमिटेशन क्या है बेटा? इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। क्या मीनिंग हुआ इस चीज़ का? आपने ये देखा बेटा कि हाइड्रोजन एटम को एक आपने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया लो प्रेशर पर, और उसमें से जब आपने हाई वोल्टेज का करंट पास किया और उसको प्रिज्म में से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया, तो आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं बच्चों? नंबर ऑफ लाइंस। अब आपने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होने पर भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं। क्या मिलती हैं बच्चों? नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं। तो अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ले लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और उसका हम स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें तो लाइंस एक दूसरे में इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो ओवरलैप कर जाएंगी और हमें पता नहीं चल पाएगा उसके स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है कि नहीं? तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था बोहर मॉडल का यही था कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन कर सकता है जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, तो नंबर ऑफ लाइंस अपीयर होंगी। तो हम उनको क्या बोलते हैं? वो फाइन लाइंस हमें नहीं मिलेंगी, फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा मीन्स वो आपके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करेगा जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होंगे बच्चों। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से सुनेगा। इसके बाद जो सेकेंड ड्रॉबैक कहलाता है आपका बोहर मॉडल का, वो क्या होता है? इनेबल टू एक्सप्लेन द splitting of lines in electric field, इन कौन सी फील्ड में आपकी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में से कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कहते हैं बेटा जीमैन इफेक्ट। तो देखो बेटा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट हुए, ठीक है कि नहीं, अब उनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, उनके इमिटेड जो रेडिएशन है उनके रास्ते में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो जो आपकी लाइन मिलती है वो नंबर ऑफ लाइंस में आगे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, जो आपको लाइंस मिलती है ना स्पेक्ट्रम के अंदर, वो एक लाइन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अगर वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट करती है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अगर वो नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जीमैन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बोहर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किसी सोर्स से इमिटेड होने वाली रेडिएशन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट क्यों कर जाती हैं। इसके बारे में वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। क्लियर हुआ बच्चों? तो चलेगा। अब आगे थर्ड जो है वो लिमिटेशन देख लीजिएगा आपका बोहर मॉडल का क्या था। देखो बेटा, आजकल हम जो मानते हैं वो कहा जाता है कि आपका एटम जो है वो 3 डायमेंशनल है। एटम इज 3 डायमेंशनल, लेकिन बोहर क्या कहते थे कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ इन वन प्लेन। वन प्लेन का मतलब ये हो गया कि आपका फ्लैट मॉडल ऑफ एटम देता है। ठीक, तो तीसरा जो मेन ड्रॉबैक था बोहर मॉडल का वो क्या था? इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम के 3D मॉडल को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं था। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये इट गिव्स ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। इट गिव्स ए फ्लैट मॉडल ऑफ एन एटम। मतलब एटम जो है आपका, एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिमूव करते हैं वन प्लेन में, तो ये फ्लैट मॉडल देता है। जबकि आजकल हमें पता है कि एटम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है आपका। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। जब ये 3D मॉडल के बारे में ही नहीं बताता है तो एटम के शेप के बारे में भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है ना बेटा? कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताता है, आपकी पर्टिकुलर शेप नहीं बताता है। तो देख लीजिएगा, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करता है आपका। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका बेटा इसके लिमिटेशन का। आगे मैं आपको दो पोस्टुलेट और पढ़ाऊंगी, दो मेन थ्योरीज और पढ़ाऊंगी। एक तो आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड है बेटा इसका, एटम का, ठीक है कि नहीं। तो वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपका बोहर मॉडल नहीं समझाता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया बेटा, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन, इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। बोहर मॉडल जो था बेटा वो आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है कि नहीं। आगे जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड था, कि मैटर जो है उसका पार्टिकल करैक्टर भी होता है और वेव करैक्टर भी होता है। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। ये बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ये दोनों क्या हैं और इनके बारे में क्यों जो थे वो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में। चलिएगा अब इसके बाद एक टॉपिक आज हम और कवर अप कर लेते हैं, वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। देख लीजिएगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या होती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे तो आप नेक्स्ट यूनिट में और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, देखिएगा, इट इज द एनर्जी रिक्वायर, it is the energy required to remove the electron, to remove the electron completely। ध्यान से सुनिएगा बेटा, it is the energy required to remove the electron completely from the atom, from the atom to convert it into ion, to convert it into ion। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, एटम को दी जाने वाली एनर्जी जिससे कि एटम आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में, मतलब अपने में से लूज कर दे किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है कि नहीं। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज करो आपका फर्स्ट लेवल में है और उसको आपने कौन से लेवल पर पहुंचा देना, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी मीन्स एटम से दूर ले जाना है। तो उसके लिए जो आपकी 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो आपकी एनर्जी लगी वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी लेवल में आपका प्रेजेंट है उस पर इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो आपको एनर्जी लगी, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिएगा बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन की। तो देखिएगा क्या होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया आपने, और कहाँ से पहुंचाया, फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट लेवल से, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें देखो यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन सा लेवल है एनर्जी का, फर्स्ट लेवल। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट लेवल है, तो फर्स्ट से कहाँ पर ले गए आप इलेक्ट्रॉन को, इन्फिनिटी पर। तो मीन्स इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसमें से आप फर्स्ट लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको माइनस कर दो, तो आपकी निकल आएगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कितनी एनर्जी लगी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इन्फिनिटी पर अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, इन्फिनिटी पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कंसीडर करते हैं हम, 0। तो यहां पर E इन्फिनिटी को मैंने क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, 0 माइनस E1। E1 मतलब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है तब उसकी एनर्जी कितनी है। तो बेटा कल मैंने आपको एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखाया था, E इक्वल टू -1312 -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। तो कौन से लेवल में से आपके इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फर्स्ट लेवल में से। तो -1312 अपॉन 1 का स्क्वायर फर्स्ट लेवल है। E1 क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, फर्स्ट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो आपकी आ गई E इक्वल टू
1312 किलो जूल पर मोल, 1312 किलो जूल पर मोल। ये आपने माइनस कर दी, कितनी आई आपकी माइनस 1312, ठीक है कि नहीं बच्चों, किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो आप बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्लस 1312 किलो जूल पर मोल। ये निकल गई आपकी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेटा? हाइड्रोजन की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट लेवल में से इलेक्ट्रॉन को निकाला है और कहाँ तक ले गए? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस E1 कितनी एनर्जी है आपकी? वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को 1 से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। अब आगे देखिएगा, अब आपको निकालनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बच्चे इधर, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब हो गया जैसे हीलियम प्लस, या फिर बोलेंगे आप Li2 प्लस, या तो हीलियम प्लस बोलेंगे या Li2 प्लस। इनकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जैसे हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर तो 2 है, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही इजेक्ट हो चुका है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो बचा है, तो फर्स्ट लेवल में से ही तो इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों। ऐसे ही आपका Li2 प्लस का देख लीजिएगा, Li2 प्लस एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 3 - 2, 1 ही इलेक्ट्रॉन तो है, फर्स्ट लेवल में से ही निकालना है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में भी फर्स्ट लेवल से ही निकालते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? E इन्फिनिटी माइनस E1, मतलब हीलियम एटम में से बाहर एग्जिट करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा क्या फॉर्मूला? इन्फिनिटी पर एनर्जी आपको बार बार पता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो एनर्जी 0 है, माइनस E1। तो देखिएगा E1 निकालनी है आपने। E1 इक्वल टू होता है आपका हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला माइनस 1312 डिवाइडेड बाय n² इंटू Z², वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। तो चलेगा यहाँ आपकी में n² मीन्स फर्स्ट लेवल में से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो आपका माइनस 1312 इंटू Z², ये आ गई। तो यहाँ लिखा आपने माइनस 1312 इंटू Z²। आई बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक पार्टिकल की, देखते जाइएगा। तो ये माइनस माइनस आपका क्या वैल्यू आ गई बच्चों? प्लस। तो आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक पार्टिकल, H लाइक पार्टिकल इक्वल टू प्लस 1312 इंटू Z², किसमें आपकी? किलो जूल पर मोल में। तो प्लस 1312, अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको बताया, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 1312 होती है ना। तो यहाँ पर 1312 की जगह मैं क्या लिख दूंगी बताइएगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z² इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की सॉल्व करने का। चलिएगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।